हम लोगों को बिल्कुल फिजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। केमिकल क्लासिफिकेशन किया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंपाउंड्स होंगे या फिर एलिमेंट्स होंगे। अब कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे होते हैं वाटर, NO2। अब वाटर जो हम पीते हैं उस वाटर को हम लोग प्योर वाटर नहीं कहते हैं, दैट इज मिनरल वाटर, है ना। जो वाटर हम लोग पी रहे हैं वो कैसा वाटर है? मिनरल वाटर, है ना। वो प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर कौन सा होता है? प्योर वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। ऐसे ही प्योर NO2 ले लेंगे। अब एलिमेंट्स तो हम जानते ही हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनस। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे कि अगर हम वाटर में NaCl मिला लें, वाटर लिया और उसमें हमने क्या मिला लिया? NaCl मिला लिया, तो दिस बिकम्स होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर में सॉइल मिला दें, वाटर में क्या मिला दें? सॉइल मिला दें या फिर ऑयल मिला दें, इसमें ऑयल मिला दे, वाटर और ऑयल का मिक्सचर बना ले, तो ये क्या बन जाएगा? हेट्रोजेनस बन जाएगा। सॉइल और वाटर क्या करते हैं? दो अलग अलग लेयर्स में आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन या एमल्शन कह सकते हैं। अब कंपाउंड्स जो थे हमारे पास, कंपाउंड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इस बारे में बात करनी, तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं जो ज्यादा सरल है पढ़ने में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जो नेचर से मिलते हैं हमें। इनिशियली जब केमिस्ट्री नहीं आती थी तो हम क्या कहते थे? जो नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल मतलब फ्रॉम लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग से मिलना है, वो हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक चीज है तो क्या कहते हैं? वो मिट्टी में डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि वो नेचुरल लिविंग बीइंग से मिली है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली है कि किसके कैसे आएगा? फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग, फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग से आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे आ रहा है? नेचुरल चीजों से आ रहा है। कौन सी? जो लिविंग है। और जो इनऑर्गेनिक है इसमें क्या आ जाएगा? नॉन इनऑर्गेनिक में जैसे रॉक आ जाएगा, मिनरल आ जाएंगे, सॉल्ट्स आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक में फूड आइटम्स सबके अलग अलग होते हैं, या मीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा अवेलेबल हैं कि इनके लिए 11th से या 12th से कह सकते हैं कि एक अलग से ब्रांच पढ़ी जाती है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में तुम लोगों ने सबने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक। अब इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जोड़ने का जो टूल है उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जोड़ने का टूल है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल है बहुत। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। किसकी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने 9th में पढ़े थे कई सारे, उनमें से सबसे पहले पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि नंबर वन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है। या इसका मतलब क्या है कि मास को एनर्जी में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, वो आइंस्टाइन का था, लेकिन हम फिलहाल मान लेते हैं कि मास और एनर्जी, मास क्या है, कंजर्व है, सेम एज एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो अगर मास कंजर्व है तो हम ये कह सकते हैं कि द मास ऑफ रिएक्टेंट ऑन वन साइड मतलब ऑन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि मान लिया कोई रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, सिंपल, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, तो हम कहेंगे कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसके हमने 10 ग्राम लिए थे, इसके 15 ग्राम लिए थे, तो इसके x ग्राम बने, तो इसके कुछ 20 ग्राम बने, तो हमें x कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, 10 प्लस 15 विल बी इक्वल टू x प्लस 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 20, यानी x कितना बना होगा, 5 ग्राम बना होगा। ठीक है, सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हमने क्या लिया, AgNO3 ले लिया, NaCl ले लिया, और हमने इससे बना लिया AgCl और NaNO3 बना लिया हमने। ठीक है, अब AgNO3 का हमने ले लिया मास 108 ग्राम, 108 ग्राम ले लेते, चलो ठीक है, कोई नहीं, जितना 100 ग्राम ले लेते हैं, 108 की 100 ग्राम इसका ले लिया, 58.5 ग्राम इसका ले लिया। ठीक है, तो हमने NaNO3 मान लिया, हमारे पास 90 ग्राम बना, तो हमें x निकालना है फिर से, तो क्या निकाल लेंगे, x कितना आ जाएगा भाई, फिर से 100 प्लस 58.5 इज इक्वल टू x प्लस 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 158.5 माइनस 90, तो यानी आ गया x कितना, 68.5 ग्राम आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बार फिर से भी पूरा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे और नोट्स भी देंगे, नोट्स तो प्रॉपर देंगे पूरे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सुनो ध्यान से, और एक कॉपी पे सवाल जब दे रहे हो तो उसे लगाने की कोशिश करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके ही बैठना चाहिए हमेशा क्लास में। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, सेम एज एनर्जी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मास ऑफ अ रिएक्टेंट ऑन वन साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास हमने मान लिया a प्लस बी लिया, c प्लस डी के बराबर आ गया, तो 10 ग्राम हो गया, 15 ग्राम हो गया, x और 20 ले लिया, तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितनी आ गई, 5 ग्राम आ गई यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक हमने इसका क्वेश्चन कर लिया सिंपल सा, कि मान लो AgNO3 को NaCl से ट्रीट किया तो NaNO3 बन गया और AgCl बन गया, तो AgCl का मास कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब अगला लॉ करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट कॉम्पोजिशंस कर लेते हैं पहले।
लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस में क्या होता है, लिख लेते हैं पहले ये क्या है। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस, तो पेन भी चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर कर लिया ब्लैक। लिखा ऑल द सैंपल्स ऑफ अ गिवन chemical compound have same composition of its elements। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लें लाइक वाटर। अब वाटर में अगर हम कंपोजिशन देखें तो 2 ग्राम वाटर होगा और 16 ग्राम क्या होगा 18 ग्राम में से ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1:8 होगा। इन एवरी वाटर मॉलिक्यूल, इन एवरी वाटर मॉलिक्यूल regardless of the source, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। सोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं कि सोर्स में कितनी की चीजें हैं, क्या है, कहाँ से आया पानी, रेन वाटर से आया या फिर हमारा रिवर वाटर है या कुछ भी कैसा भी पानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो पानी हमेशा कैसा होगा 1:8 की ही स्टोइकियोमेट्री वाला होगा। ठीक है, वो पानी हमेशा कैसा होगा 1:8 की स्टोइकियोमेट्री वाला होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगला लॉ लिखते हैं। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा देखो भाई, इसमें क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन मतलब कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लें, जैसे हमने वाटर लिया था, वाटर में जो मास है H2 का वो कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हाइड्रोजन का मास लीजिए 2 और ऑक्सीजन का आ गया 16। तो वाटर कहीं से भी आए वो H2O ही होगा, और अगर H2O ही होगा तो उसमें कंपोजिशन हमेशा हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का कितना होगा 1/8 ही होगा, 1/8 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। ऐसे ही अगर हम CO2 ले लें, मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, CO2 ले लें, इसमें कार्बन का मास कितना आ गया 12, 12, और ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 32। तो स्टोइकियोमेट्री हमेशा कितनी आ जाएगी 6:16, या फिर हम और लिख लेंगे इसे शॉर्ट करके तो 3:8 की। ये स्टोइकियोमेट्री हमेशा फिक्स रहेगी, रहेगी ना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला लॉ हमने उन्होंने लिखा कौन सा, नेक्स्ट लॉ इज, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। लिखा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर compounds, then the mass of one element that combines with a fixed mass
of other is in a ratio of small whole numbers। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। when two elements combine to form two or more compounds, ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, then the mixture of one the then the mass of one element that combines with a fixed mass of other is in a ratio of स्मॉल होल नंबर। इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आएगा, लिखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है, हमने ले लिया 12 ग्राम ले लिए कार्बन के, 32 ग्राम ले लिए ऑक्सीजन के, ठीक है, और हमने एक और रिएक्शन लिखी C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, ठीक। तो हमने 12 ग्राम लिए यहाँ पे किसके, कार्बन के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी लगी, 16 ग्राम ही लगी होगी, ठीक। अब अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन कार्बन से एक इस कार्बन से कंबाइन हो रहा है और दूसरा भी ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन हो रहा है, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन मिले और दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, तो अगर हम इसे लिखें तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लिखें तो वो कितना आ रहा है, देखो जरा कितना आ रहा है, 16:32 आ रहा है, यानी कि 1:2 आ रहा है। ये कैसा रेशियो है, सिंपल होल नंबर का रेशियो है। यही कह रहे हैं कि ये क्या है कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं तो उनके मासेस का रेशियो जो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर्स का रेशियो होगा स्मॉल नंबर्स का। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, H2S ले और H2H2 ले लें, H2S लें और H2 ले लें, तो H2S में मास कितना आ जाएगा, H2 का मास 2 और सल्फर का मास 32, इसमें हो जाएगा 2:64। तो फिर क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा भाई, विल बी 32:64, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:2 हो गया। सिंपल है ये बिल्कुल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने दो लॉ, इनफैक्ट तीन लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ लिया कि हमेशा फिक्स होगा रेशियो। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कर रहा है कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट जो दोनों से कंबाइन कर रहा है वो अलग अलग, उनके जो मासेस होंगे उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा जो 1:2 जैसा ही दिखेगा, ठीक है, बस सिंपल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगला लिखते हैं थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ जो हमारा है वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है, इसे भी पेन डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखते हैं इफ अ फिक्स्ड अमाउंट of an element A, ठीक है, A कोई एलिमेंट है, combines with element B and C, B एक एलिमेंट है एंड C एक एलिमेंट है, to form two different compounds, then क्या होगा भाई, if B and C combine, अगर B और C कंबाइन कर जाएं, they do so in the same ratio
इन द सेम रेशियो बाय मास। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na ले लिया और इसकी रिएक्शन हाफ Cl2 से कराई और इससे NaCl बना लिया, ठीक है। और Na की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से और इससे NaH बना लिया, ठीक। तो Na के 23 ग्राम ले लिए, क्लोरीन के 35.5 ग्राम लिए, ठीक। फिर Na के यहाँ पे 23 ग्राम लिए और इसके 1 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन का। अब ये कह रहा, लॉ कह रहा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि अब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन, ध्यान से देखना, एक एलिमेंट कौन है, Na, इसका नाम A है, ठीक। ये दोनों यहाँ पे है, ये कंबाइन कर रहा है B से और C से, ठीक है। और दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, NaCl और NaH। तो कह रहा है कि अगर B और C मिल जाए, B और C कौन है, H2 एंड Cl2 मिल जाए, तो क्या होगा, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl, ठीक। तो उनका रेशियो सेम होगा बाई मास। कैसे कि अगर सोडियम के साथ ये 35.5 लग रहा था, सोडियम के साथ हाइड्रोजन 1 ग्राम लग रहा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 ग्राम लगेगा और क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ए, मतलब ए कोई था, ए बी से रिएक्ट किया तो उसके कुछ लगे, ए सी से किया तो कुछ, ए बी से किया तो एक्स लगा, सी से किया तो वाई लगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर ए को हटा दे तो एक्स और वाई भी हमेशा सेम रेशियो में ही होंगे, क्योंकि ए का मास तो फिक्स ही है। तो ये रेशियो सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो ये लॉ समझ में आ गया। कनिका कुछ कहना चाह रही होगी, ठीक है। चलो बस अब अनम्यूट ही करेंगे।